गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आज 22वां रोज़ा है और आज दूसरी ताक रात है, 23वीं रात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। ये घड़ियाँ बस कुछ ही दिन की अब मेहमान रह गई और फिर उसके बाद एक नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी। रमज़ान मुबारक एक ऐसा सफ़र होता है, एक ऐसा महीना होता है कि इसमें हर तरफ से वाइब्स आपको मिल रही होती हैं, इबादत की भी, पॉजिटिविटी की भी, तो इसमें आप ढल जाते हैं। लेकिन बाकी 11 महीने हम अपने कामों में इतना मसरूफ़ होते हैं और ख़ास तौर पर जब रमज़ान मुबारक ख़त्म होगा तो एक महीने के दौरान बहुत सारे ऐसे घर के काम होंगे, पर्सनल काम होंगे जो हमने रोके हुए होंगे सिर्फ और सिर्फ रमज़ान मुबारक की वजह से कि दिन में इतना ट्रैवल नहीं आप कर सकती या काम नहीं कर सकते। तो फिर से आप जब मसरूफ़ होंगे तो ये इबादत का सिलसिला रुक जाता है, तो इसको रोकना नहीं है और इसी पर फोकस रखना है। और इस मसरूफियत को मेरा ख्याल है कि इबादत के साथ साथ चलाना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर ये भी डिस्कस करते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, काम है, उनको बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करें। आप जो इबादत करते हैं उसका दौरानिया बहुत ज़्यादा नहीं होता, बड़े कम वक्त में इबादत मुमकिन है। जो आप नमाज नवाफिल अदा करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, इस सब के साथ साथ इट्स वेरी ईजी अगर आप मैनेज करें, अपना एक स्केड्यूल बनाएं कि कब आपको इबादत करनी है, कब आपको बाकी काम करने हैं। तो दुनियावी काम भी साथ साथ चलते रहें और इस प्रैक्टिस को पूरा साल रहना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी भी बदले और अल्टीमेटली आपकी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। जब आप अच्छा काम अपने लिए कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप दूसरों को भी हर्ट ना करें, आप हर काम ईमानदारी से करें। तो माशरे की तसी की जब हम बात करते हैं ना ग्रास रूट लेवल से, वो इसी तरह से होती है कि हर चीज़ इन ऑर्डर होती है, हर चीज़ बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़ा स्मूथली आगे बढ़ती है। और आज का दिन कई हवालों से अहम है, जैसा कि दूसरी ताक रात है, लेकिन साथ ही साथ हम अपने हीरोज़ को भी याद करते हैं और लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया। और हम कुछ ऐसे मराहिल से भी गुजरे हैं, हमारा मुल्क ऐसे मराहिल से भी गुजरा है जिनको हम कभी भुला नहीं सकते। उसमें दो ऐसी जंगें थी जिनके हम बचपन से तज़किरा और किस्से सुनते आए, 1965 की जंग और 1971 की जंग। जिन लोगों ने इन जंगों में पार्टिसिपेट किया, इसमें कुर्बानियाँ दी, इसमें पाकिस्तान का दिफा किया, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? कभी भुलाना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, कुछ लोग शहादत के रुतबे पे रिलेट कर सकती हैं। डेफिनेटली आपके फैमिली मेंबर उन जंगों से उनका ताल्लुक रहा और नो डाउट ये तमाम हीरोज जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया या जो 1971 की जंग की वजह से कैदी बना लिए गए, हिंदुस्तान में मौजूद रहे, वहाँ के एक्सपीरियंस, वन ऑफ देम जिनको कैदी बनाया गया और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बाद में जब एक एग्रीमेंट किया, उसके बाद बहुत से कैदी वापस पाकिस्तान आ गए थे। माई फादर वाज वन ऑफ देम, माई चचा वाज वन ऑफ देम। तो बहुत से लोग ऐसे थे। These are the sacrifices जिसके बाद ये मुमलिकत हमें हासिल हुई है। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं, नेशनल असेंबली की गोल्डन जुबली, अभी सेनेट की गोल्डन जुबली चल रही थी। सो हमें ये इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान जो है ना वो कितने सेक्रीफाइसेस के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद और कितने गाजी जो है वो सलामत रहे हैं। उसके बाद आज आप और मैं यहाँ पर महफूज सांस ले रहे हैं। आज के दिन के हवाले से आपको बताऊंगा कि लेजेंड फाइटर पायलट जिन्होंने 1965 और 1971 की जंग में शानदार मुजाहरा किया और उनकी वो जवाबमर्दी जो है उनको आज भी याद रखा जाएगा। और 65 और 71 की जंग में जवाबमर्दी दिखाने वाले कौमी हीरो की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। उनकी बहादुरी के एतराफ में उनको तमगाए जुर्रत से भी नवाजा बिल्कुल जी। ग्रुप कैप्टन ससल चौधरी को 65 की जंग में उनकी खिदमात के एतराफ में सितारा जुर्रत और 71 की जंग में शानदार कारकर्दगी और बहादुरी के एतराफ में तमगाए जुर्रत से नवाजा गया था। सिपाही होने के साथ साथ वो माहिर तालीम और इंसानी हुकूक के अलमबरदार के तौर पर भी जाने जाते थे और वो 2012 में 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। यकीनी तौर पर पीटीवी का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम लोग खुश नसीब इस वजह से हैं कि सुबह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमेशा ये हीरोज़ की बात डिस्कस की जाती है। पूरा दिन न्यूज़ में भी ये चलता रहेगा, लेकिन सुबह सुबह की ओपनिंग में जब हम डिस्कस करते हैं कि आज का दिन किस लिहाज से अहम है, हमारी अर्थ से रिलेटेड, हमारी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, वहीं पर हम लोग पाकिस्तान के हीरोज़ को भी याद रखते हैं और वो मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को सर्व किया, जिन्होंने आपको और मुझे इंटरटेन किया, एजुकेट किया और इन्फॉर्म किया और इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और ये सफ़र रुकना नहीं चाहिए एंड आई एम श्योर कि इसी तरीके से हम आपसे और भी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। अब आपको मैं एक ऐसी ऐनक के बारे में बताने लगा हूं जो दुनिया ने तैयार की है और जिसकी मदद से, बिल्कुल कानों वाली ये ऐनक है जिसकी मदद से कोई ऐसा शख्स हो जो होंठों की हरकत पढ़कर अल्फाज जो है ना वो समझ सकेगा। तो ये
गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक दुनिया में ऐसे लोग भी जो कुव्वत गोयाई से महरूम हैं लेकिन होंठ हिलाकर अल्फाज अदा कर सकते हैं। यहाँ पे शोरगुल में भी लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जिसका हल निकाल लिया गया है। और ये ऐसी ऐनक है जो सिर्फ हिलते होंठों की मदद से अल्फाज सुनाएगी, जिसमें सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और तजर्बाती तौर पर ऐनक को नील यूनिवर्सिटी में वाक़ स्मार्ट कंप्यूटर फीचर के साथ जो है वो लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। और तैयार करदा चश्मे के फ्रेम के निचले हिस्से में दो बहुत ही छोटे छोटे स्पीकर नस्ब किए गए हैं, जिसके साथ दो बारीक लेकिन हसास माइक्रोफोन भी जुड़े हैं। अच्छा, मुझे एक चीज नहीं समझ आई नजम, इस ऐनक का जो साइंटिफिक मैकेनिज्म है वो बड़ा डिफरेंट है। सुनने का ताल्लुक आंखों से नहीं होता, बोलने और सुनने का आपस में ताल्लुक होता है ना। हम तो यही देखते और सुनते आए हैं और पढ़ते भी आए हैं, रिसर्चेस लेकिन ऐनक क्यों? लेकिन ऐनक क्यों? सवाल ये है कि ऐनक का इंतखाब क्यों किया गया, ये बड़ी डिफरेंट बात थी। इसमें छोटे छोटे जो स्पीकर्स आपने बताए, अब वो सिर्फ देखने वाले को सुनते हैं या वो सामने वाला भी सुन सकता है, ये मैं बात समझ नहीं पाई। लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर लोगों को फैसिलिटेशन इस तरह से दी जा सकती है कि अगर कोई हेयरिंग एड नहीं लगा सकता फॉर सम रीज़न, तो वो इस तरह ग्लासेस पहनेगा और सामने वाले के होंठ हिलने से उसको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से उसने सामने वाले की बात को समझना है। अब एक तो ये होगी टेक्नोलॉजी की बात। टेक्नोलॉजी ये फोन की शक्ल में हमारे पास होती है हर वक्त टेक्नोलॉजी, लेकिन होता क्या है कि हम इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं, किस तरह करते हैं और कितना वक्त करते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। तो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसकी तरक्की ने ना सिर्फ हमारी जिंदगियों को आसान बनाया बल्कि कुछ मुश्किलात भी पैदा की हैं। अब ये किस तरह से, मेरा ख्याल है मोहम्मद अब्रार खटक की रिपोर्ट देख लेते हैं पेशावर से। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मोबाइल फोन पर इन्हिसार कई गुना बढ़ गया है। दुनिया की निस्फ से ज्यादा आबादी मोबाइल फोन इस्तेमाल करती है और दस्तयाब अदाद शुमार के मुताबिक इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 5 अरब से जायद है, जो कि दुनिया की कुल आबादी का 63% से ज्यादा है। तिबी माहिरीन का कहना है कि किसी भी इंसान को मुसलसल 2 घंटों से ज्यादा वक्त मोबाइल स्क्रीन को नहीं देना चाहिए। बेहतर यह है कि मतलब अगर आप 20 मिनट तक स्क्रीन देखते हैं फिर उसके बाद उसको बंद कर लिए, इधर उधर देखे, खासकर अगर आपके आसपास ग्रीनरी हो, नेचर हो या सनलाइट हो, उनकी तरफ देखें, फिर उसके बाद मतलब आप स्क्रीन की तरफ आ जाए। मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से सेहत के मसाइल बढ़ गए हैं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों और वालिदैन के दरमियान हम आहंगी भी कम कर देता है, जिससे नफ्सियाती मसाइल जन्म लेते हैं। जब ये बच्चे जो है स्कूल में एडमिट करवाया जाता है तो ये स्टडीज नहीं करते, इनकी कंसंट्रेशन का टीचर्स ये कहती है कि इनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, इनके जो है कंसंट्रेशन नहीं होती, इनकी मेमोरी वीक होती जा रही है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनका वही है कि दिमागी सलाहियत पर असर होता है। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से मुतालिक जामे पेशावर के तलबा का कहना था कि जदीद दौर में मालूमात तक रसाई के लिए मोबाइल फोन जरूरी तो है, मगर इसके इस्तेमाल को जरूरत के मुताबिक कम से कम किया जाए। हम अपने बच्चों को ये एडवाइस कर सकते हैं कि वो मोबाइल फोन्स को यूज करें, बट दे हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट दे गिव ऑन सोशल मीडिया, और उन्होंने किस तरह मोबाइल यूज करना है। एंड पेरेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर चिल्ड्रंस प्राइवेसी, बट एट द सेम टाइम उनको अपने बच्चों की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में मोबाइल सारिफीन की तादाद 2022 में 88% से तजावज कर गई है। टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले माहिरीन का कहना है कि 2023 तक दुनिया की 2/3 आबादी इंटरनेट पर ऑनलाइन हो जाएगी। जहां एक तरफ मोबाइल के जरिए हम मालूमात और तफरीह तक रसाई हासिल करते हैं, वही दूसरी जानिब हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर बेपनाह मनफी असरात मुरतब होते हैं। मोहम्मद इब्रार खटक, PTV न्यूज़, पेशावर। मोहम्मद इब्रार की रिपोर्ट का ये मकसद था कि आप लोग अपने बच्चों के ऊपर भी नजर रखें और खुद भी टेक्नोलॉजी का कम से कम इस्तेमाल करें। नहीं, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन फायदे के लिए इस्तेमाल करें और मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जहनी तौर पर बहुत सारे असरात इस तरीके से मुरतब हो रहे हैं और आगे भी जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना मजीद डैमेज की तरफ ही जाएंगे, बेहतरी की तरफ तो जाएंगे नहीं। सीखने के लिए अच्छी चीज है और उसका इस्तेमाल करना चाहिए, अब जरूरी हिस्सा है, लेकिन जरा फायदे और नुकसान जो है ना वो पढ़कर उसको समझें। अब मैं आपको एक ऐसे
प्याले के बारे में बताने लगा हूं जो 18वीं सदी में बनाया गया था और एक खास कारखाने में उसको डिजाइन किया गया और अब उसकी नीलामी हुई है। और नीलामी बहुत ही एक खतीर रकम है, बहुत ही खतीर रकम उसके अंदर हुई है और है तकरीबन 7 अरब रुपए। अस्तगफिरुल्लाह, इतने में हीरे का नया प्याला बन जाता है नजम। ये प्याला आप देख रहे हैं और ये प्याला 18वीं सदी में बीजिंग के एक शाही कारखाने में बनाया गया था और ये एक नादिर नायाब किस्म का मशहूर जो है ना जमाने का ये समझा जाता है और पोर्सिलीन से बना ये चीनी का प्याला। आखिर कितना कोई नादिर प्याला था ये? 4.5 इंच जो है वो इसकी जिसामत बताई जाती है। भाई इतने में हीरे का प्याला तैयार हो जाता है। मैं बता रही हूँ जिसने भी ये प्याला खरीदा है मुझे लगता है बेवकूफी की है। यूनिक चीजें कलेक्ट करने का लोगों को शौक होता है, उसकी एक कीमत होती है और उस कीमत की भी मेरा ख्याल है एक हद होनी चाहिए। सही बात है। मतलब जितना भी यूनिक था इसमें हम लोग तो इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि भाई इतने लोगों की मदद हो जाती है, इतने गरीबों की शादियां हो जाती है, इतने लोगों के घर का चूल्हा जल जाता है। पॉजिटिविटी का लेवल कूट कूट के भरी हुई है पॉजिटिविटी। भाई ये बहुत महंगा प्याला है। पॉजिटिविटी का लेवल चेक करें। हमें पीछे से आवाज ही सोचिए अगर ये प्याला टूट जाता है तो अस्तगफिरुल्लाह, फिर तो और ही 7.5 अरब टूट जाएंगे, 7.5 अरब जाया हो जाएंगे। तो ये अरबों की बात है, अरबों रुपए की बात है, अरबों की बात नहीं है। अच्छा जी, भाई कोई भी चीज़ इस तरह की बनती है जाहिर है वो सबर आजमा काम होता है, बड़ी मेहनत से बनती है, उसको संभाल के रखना चाहिए। और कदीम और नादिर हो 7.5 अरब में तो बिल्कुल भी ना खरीदें, लेकिन फिर भी उसकी इंपॉर्टेंस तो होती है। अच्छा, जब हम कोई टाइम टेकिंग चीज़ों की बात करते हैं सबसे पहले हम सोचते हैं फोटोग्राफर्स के बारे में जो एक मोमेंट को साल भी उनको लग जाता है। वो इंतजार करते हैं डिफरेंट मोमेंट्स के लिए, सूरज निकलना, सूरज का गुरूब होना, किसी परिंदे का नदी पर आना, पानी पीना, फिर किसी परिंदे की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए उस परिंदे का आना, उस परिंदे का मुंह खोलना, आवाज निकालना, तो वो चीजें बड़ी टाइम टेकिंग होती हैं। तो ऐसे बहुत से फोटोग्राफर्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं, उनका काम हमारे सामने आता है, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन सूरज की पहली किरण उसको कैप्चर करना ये कितना तवील काम था, कितना सबर आजमा काम था। ये एक फोटोग्राफर का मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में कि उन्होंने एक रेलवे ट्रैक पे सूरज की पहली किरण को कैप्चर करना था। इंतजार करते रहे, कभी मतलब कुछ ना कुछ हर्डल्स आती रही होंगी, कई साल उन्होंने इंतजार किया, आखिरकार उन्होंने जनाब वो मोमेंट कैप्चर कर लिया जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। सूरज की गिरती हुई किरण की शाहकार तस्वीर फाइनली उन्होंने महफूज कर ली कैमरे की आंख में। क्या खूबसूरत दिलकश मंजर है ये, और ये हर कोई नहीं कर सकता। इनका नाम मुझे नहीं मिल सका, लेकिन ये बहुत शानदार काम है उनका। इतनी खूबसूरत, मतलब देखिए उसमें ट्रैक भी पूरा नजर आ रहा है, सूरज निकलता हुआ भी नजर आ रहा है, उसकी किरणें भी नजर आ रही हैं, एक एक चीज बड़ी खूबसूरत। और फिर ये मोमेंट, अब सोचें कभी वो सो जाते होंगे इस टाइम पे, कभी सूरज नहीं निकलता होगा, कभी बादल आ जाते होंगे। पेशेंस रख के काम किया, इसीलिए इतनी खूबसूरत जो है वो पिक्चर हमारे सामने है कि एक लंबा रेलवे ट्रैक है और वो भी रोशन है लाल रोशनी के साथ। और इस वक्त सनराइज का इस रोशनी का रंग ही बड़ा मुनफरिद है, बहुत मुनफरिद होता है। मैं गिलगित के अंदर मौजूद था और सुबह हमें उठाया गया 5 बजे के करीब, और सिर्फ 4 सेकंड का एक मंजर दिखाया गया जिसमें जब धूप निकली और सूरज की पहली किरणें, लेडी फिंगर एक वहां पर जो है वो माउंटेन का नाम है, और उसके ऊपर हुंजा में पड़ी और वो गोल्डन कलर हमारे यहाँ तो सब्जी को कहते हैं ना। वो गोल्डन कलर का, और फिर बिल्कुल उसके सामने है राकापोशी, और राकापोशी पे जब वो सूरज की किरणें उस वक्त सुबह की हुई तो वो लाल कलर का हो गया। एक गोल्डन और एक लाल, और ये मंजर हार्डली जो है ना, हार्डली 5 से 6 सेकंड रहा। क्या बात लेकिन ये इतना खूबसूरत मंजर था कि उस वक्त जब बर्फ पे ताज़ी किरणें पड़ती हैं और साथ साथ आपकी वो शुआएं निकल रही होती हैं और वो खूबसूरत सा धुआं निकल रहा होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। वेल, जहाँ पर आपने सबर आजमा काम की बात की ना, तो एक और सबर आजमा काम है जो कि मैं पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बाजारों में मैं रश देख रहा हूँ, और फिर उन रश में मैं ये देख रहा हूँ कि दुकानों के अंदर खवातीन हमारी मौजूद हैं और सबर आजमा शौहर हजरात या सबर आजमा मर्द हजरात बाहर वेट कर रहे हैं उनका कि शॉपिंग खत्म हो और ये हमारी खवातीन बाहर आए और फिर हम लोग जो है वो सहरी या इफ्तार की तैयारियां करें। सो वैसे तो रमजान शुरू होते साथ ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन खास तौर पर आखिरी अशरा जो है इसमें तैयारियां जरा जोरों शोर से जारी होती हैं और बढ़ जाती हैं मजीद। तो इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है रावलपिंडी से सदफ ने जो तैयार की है, और रावलपिंडी की क्या ही कहने हैं, मतलब कि आप शाम के वक्त की मशहूर निहारियां बहाल हो जाती हैं। बिल्कुल, आप ये रिपोर्ट देखें। ईद पर खूब से
से खूब तर नजर आना हर सिनफे नाजुक की ख्वाहिश होती है। ईद की आमद हो और खवातीन मार्केटों का रुख न करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। अमूमन खवातीन माह सयाम के आगाज से ही मार्केटों का रुख कर लेती हैं, लेकिन रमजान के 15 रोजे गुजरते ही बाजारों में खवातीन का रश और भी बढ़ जाता है। देख रहे हैं ड्रेसेस और एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा ईद की। अफ्तारी के बाद से ज़्यादा जो है कस्टमर का फ्लो इंक्रीज होता है। लेडीज़ का ज़्यादा जो जोर होता है वो कॉस्मेटिक्स पे होता है और किसी चीज़ पे इतना खास नहीं होता। बात हो बच्चों की तो वो ईद की तैयारी करने में सबसे आगे होते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे, खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी ईद की तैयारी में किसी से पीछे नहीं। आज फर्स्ट डे हमारा, पहले तो रमजान में बिजी थे तो आए, अभी हम घूम फिर रहे हैं, देख रहे हैं कि देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये हमारी यही ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले बच्चे, फिर उसके बाद लेडीज, जेंट्स बेचारे एंड पे ही शॉपिंग करते हैं अपनी। बाबा के साथ शॉपिंग करना है। आमतौर पर खवातीन की शॉपिंग में सबसे अहम जोड़े का इंतखाब होता है, लेकिन सिर्फ जोड़ा खरीद लेना ही काफी नहीं होता, क्योंकि जूते, ज्वेलरी, मेहंदी और चूड़ियों के बिना ईद का रंग वैसे ही फीका पड़ जाता है। बिलाशुबा खुशी का कोई भी मौका हो, खवातीन धनक रंग लिबादा पहनकर हर तरफ मुसरतों के फूल खिला देती हैं। चल रही है और खाने पीने की शॉपिंग से ना मुझे ब्रेक से पहले एक चीज याद आई, आई थॉट टू शेयर कि मैंने एक स्टेटस देखा सोशल मीडिया पे, अल्हम्दुलिल्लाह अपॉइंटेड एज डीपीओ। अब डीपीओ हम तो यही समझते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है, सीनियर डीपीओ लिखा हुआ था नीचे, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ सीनियर दही परचेजिंग ऑफिसर और अपॉइंटेड बाय अम्मी जान। तो अम्मियों ने ये भी ड्यूटी लगाई होती है कि आप बाहर कितने ही बड़े अफसर क्यों ना हो, लेकिन शाम को दही लेके आना होता है। आधी जिंदगी तो ये दही लेने में, धनिया पुदीने के दरमियान ये फर्क करने में और मोटर का बटन ऑन ऑफ करने में गुजर जाती है। देखिए ये घर घर की कहानी है, ये तो सब जगह पे होता है और ये चीजें जिंदगी के साथ साथ चलती हैं। जिंदगी के साथ एक और चीज चलती है बड़ी खास, वो होती है आपकी सालगिरह जो हर साल आती है। और हमारी एक टीम मेंबर जो कि हमारे टेक्निकल जो मामलात हैं उनको देखती हैं, सैयदा जरनेगार समी साहिबा, उनकी आज बर्थडे है। हमारी तरफ से बहुत सी नेक तमन्नाएं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। और 25 साल से वो खिदमात अंजाम दे रही हैं, जो कि एक तवील अरसा है। एक खातून के लिए टेक्निकल एरिया को देखना ये सिर्फ एक बड़ी डिफरेंट बात है। और यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि 25 साल से वो पीटीवी के साथ मुंसलिक हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन ये दो चेहरे जो आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं ना, और ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। और वो पूरी टीम है, पूरी टीम जो है वो इस वक्त हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, हमारे दाएं बाएं मौजूद है। हमें जो IFB कनेक्ट होती है, बैक से PCR, MCR, हर बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ नजर आने वाले दो चेहरे होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक प्रोसेस होता है। जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा तो हम लोग इनकम्प्लीट होंगे। यस एग्जैक्टली। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक मैम, अल्लाह आपकी जो है वो सेहत वाली जिंदगी करे, और यही दुआ करनी चाहिए कि आपकी जो रमजान में नेक हम केक की भी ख्वाहिशात है, फरमाइश नहीं कर सकते ना कि हम अभी प्रोग्राम के बाद केक खाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलें ये हम अफ्तार के बाद केक खा लेंगे, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ। वाओ। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मौजूद है, जो कि एक कुत्ता है। हाँ, एक कुत्ता है, और ये कुत्ता रिमोट कंट्रोल के साइज से भी छोटा है। आपने प्यारा सा कहा तो मैंने सोचा इंसान का बच्चा होगा कोई। नहीं, देखिए बच्चा किसी का भी हो ना, वो प्यारा ही अच्छा होता है। और ये पॉकेट डॉग, वैसे भी दुनिया में होते हैं पॉकेट डॉग, लेकिन ये वाला पॉकेट डॉग कुछ खास किस्म का मशहूर है। पर्ल इसका नाम है, और सितंबर 2020 को फ्लोरिडा में पैदा हुआ था। ये डॉगी जो है 12.7 सेंटीमीटर लंबा, जबकि 9.14 सेंटीमीटर इसका जो है कद है। इसका वजन 533 ग्राम सिर्फ और सिर्फ इसका वजन है। कितना क्यूट सा वो डॉग है ना। अरे छोटू सा क्यूट सा डॉग आपने भी देखा भी अपनी स्क्रीन पे, तो ये प्यारे प्यारे जो कुत्ते होते हैं या प्यारे प्यारे रोबोट भी हो तो वो आपको अच्छे लगते हैं। अच्छा, वैसे एक ह्यूमन नेचर है क्या, छोटी छोटी जो मखलूक हम देखते हैं ना, चाहे वो कोई जुगनू हो, चिड़िया हो, कोई कुत्ता अगर अपने असल जिसामत से छोटा है, कोई हिरन है, कोई शेर है, कोई भी चीज है तो हमेशा क्यूट लगती है। अच्छा, असल चीज से छोटी की बात आप कर रही हैं, वैसे भी छोटी चीज है? असल चीज से छोटी की ना, वरना तो मैं आपको बिच्छू भी याद कराता नहीं, असल चीज से जो असल साइज होता है उससे छोटी हो तो वो बड़ी क्यूट सी, जैसे ये पपी है छोटा सा बेचारा। हम इंसानों में भी छोटे कद के लोग होते हैं, तो ये बेचारा छोटा रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन है बड़ा क्यूट। एनीवे, मैं आपको लंदन की सैर कराती हूँ, जहाँ पे हम इंसान तो वैसे गली मोहल्लों में सफाई के लिए खुद काम करते हैं, लेकिन
अब रोबोट भी आ चुके हैं इस काम के Exactly. लिए। तो इसका लंदन में एक्सपेरिमेंट किया गया है। दरियाई टीम से रोजाना 500 किलोग्राम तक प्लास्टिक और दीगर कचरा निकालने के लिए वेस्ट शार्क नामी रोबोट की खदमात हासिल की गई हैं, जो कि रोज तकरीबन 5 किलोमीटर तक सफर करके 22,000 से ज्यादा प्लास्टिक की बॉटल्स जमा कर रहा है। इसके अलावा पानी का मयार, गंदगी, पानी की गहराई का डाटा भी जमा करता है। मैंने एक बात इससे ऑब्जर्व की है नजम, क्या बात ये है कि ये जो हजारों पानी की बॉटल्स जमा करते हैं, वहाँ के शहरी इतने सिविलाइज नहीं होंगे, पानी में फेंक देते होंगे बॉटल्स, इसलिए जमा की गई हैं। तो ये इन लोगों को भी अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए। ऑल्दो लंदन में है, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उधर भी ये तो बेसिक सिविक सेंस है कि आपने गंदगी नहीं फैलानी, कचरा नहीं फेंकना, बॉटल्स पानी में नहीं फेंकनी। दिस इज आवर प्लैनेट। हम लोग अपना शहर, अपना घर, अपना मुल्क समझ के इसको साफ ना करें। ये प्लैनेट हमारा है और हमने ही इस पे सरवाइव करना है। इस मुल्क में नहीं तो किसी और मुल्क में सही, लेकिन इस चीज का ख्याल आप लोगों ने लाजमी रखना है। कचरा चाहे रोबोट उठाए या इंसान उठाए, है तो कचरा ही, तो वो आपने नहीं फैलाना। यस, और ये जमीन वाले ही हैं जिनको अल्लाह ने इतना अक्ल शऊर दिया है कि वो अब नासा जिस तरीके से है, जिस तरीके से वो बाहर की स्टडीज कर रहे हैं, तो एक और स्टडी की है। और सुपरनोवा का एक कॉन्सेप्ट था कि सुपरनोवा आज से सदियों पहले एक जो है वो चीज़ हुई और उसके बाद उसकी बाकियात को आज दिन तक ऑब्जर्व किया जाता है। जिस तरीके से ब्लैक होल का तस्वुर हमने बताया, उसी तरीके से अब रंगीन सितारों की तस्वीर को अक्स बंद किया है नासा ने। दी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, जो इस वक्त दुनिया की सबसे कमाल की टेलीस्कोप तस्वुर की ये सदियों पहले रूनुमा होने वाले सुपरनोवा की बाकियात हैं और ये सितारा फटकर सुपरनोवा बन चुका है और ये तकरीबन 10 नूरी साल पर मुहित है। 11,000 नूरी ईयर के फासले पर ये इस वक्त जमीन से मौजूद है। इस तस्वीर से खिला में मौजूद रंगों को समझने में मदद मिलेगी। क्या बात है, खिला में मौजूद रंगों को हम समझेंगे। वापस आ जाए जरा जमीन पे। और चूंकि ईद में बहुत कम दिन रह गए हैं, शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो गया और आज वैसे अब मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन मैंने भी खुस्सा पहना है, तो खुस्से की शॉपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो हम कपड़े, जूते, चूड़ियां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है खवातीन के लिए इस ईद पे खास तौर पे, लेकिन ये जो मैचिंग खुस्सा होता है ना, इसका ट्रेंड कभी आउट नहीं होता। खास तौर पे तिल्ले वाला खुस्सा, दूल्हों के लिए, अच्छा लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए खुस्सा बड़ा स्पेशल चीज होती है। तो नोक वाला खुस्सा भी होता है, पता नहीं कौन कौन से बड़ी तरह के खुस्से होते हैं। और इन खुस्सों में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, किस तरह से ये बनते हैं, इस पे हमारे पास एक रिपोर्ट है इशफाक अहमद की। यस, वो देखिए। खुस्से हमारी सकाफत और रवायत का हिस्सा है, जिसमें वक्त के साथ साथ जिद्दत लाई जा रही है। ईद के मौके पर शहरी फैशन के साथ रवायत को भी अपनाते हैं। ऐसे में ईद के मबलूसात पर खुस्सों की रवायत भी मकबूल है। किसी नोक वाला पसंद है, किसी को वेलवेट में, लेदर के भी, जिनके कुर्ता सलवार के नीचे जो नागरे टाइप खुस्सा है, लेदर का बना हुआ सिंपल सा, वो बहुत प्यारा लगता है। खुस्सा लेना आया है तो ईद का मौका है, बच्चे वाले भी आ गए ने। रहीम खान में हाथ से तैयार किए जाने वाले चमकते रंगों, मकेश और कढ़ाई वाले ये खुस्से बुजुर्गों, नौजवानों और खवातीन में यकसा मकबूल है। रंग बिरंगे खुस्से ईद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की जीनत समझे जाते हैं। लेडीज खुस्से और शेरवानी वाले खुस्से, नरोजी, पिशावरी, कोल्हापुरी, ये हम खुद तैयार करते हैं और ईद और शादी पे हम जो है ये स्पेशली अलग बनाते हैं। खुस्से में तिले की बेहतरीन कढ़ाई हो या मोती जुड़े हों, हर खुस्सा एक दूसरे से मुनफरिद होता है। ऐसे में कोई सादा खुस्सा पसंद करता है तो कोई नोकदार। खुस्से का बढ़ता हुआ इस्तेमाल जहां नौजवानों का शौक पूरा कर रहा है, वहां सकाफत को जिंदा रखने का बाइस भी है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम खान। जाएं खुस्सा खरीदें। हम लोग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर उसके बाद आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए एक सोशल ऐप बनाई है। हमारे साथ रहें, वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कानून अवाम के हकूक का मुहाफिज, मगर जब अवाम ही अपने कानूनी हकूक से लाइल्म हो तो ये इनके हसूल के खातिर आवाज कैसे उठा सकते हैं। इसीलिए हम लाएंगे आगाही कानूनी हकूक की, क्योंकि मजलूम के खातिर चाहे सब खामोश रहें, कानून बोलता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं। बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट्स लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर।
रास्ते चला रहा है वो ही खुदा यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट पर रिसीजर एक्ट के खिलाफ जो बेंच बना है उसे मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस नौयत का इकदाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने और इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतारादिफ है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। उन्होंने कहा है कि यह बेंच बताते खुद सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रियाज बरकी ने। जी रियाज बरकी, ये अहम खबर है, इसके बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुक्मरान जमातों का एक अहम इजलास रात गए हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर और प्रैक्टिस बिल 2023 के हवाले से ये कहा गया कि कानून साजी का अमल मुकम्मल होने और इसके निफाज से पहले ही मुतनाज़ा बेंच तश्कील देकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का जो इकदाम है उसको हुक्मरान जमातों ने मुस्तरद कर दिया है। हुक्मरान जमातों ने अपने एक मुश्तरका जो बयान है उसमें ये कहा है कि इस नौइयत का इकदाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने और इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। मुश्तरका बयान में ये कहा गया है कि ये बेंच बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत है, जिससे हुकूमत में शामिल जमातों के पहले बयान करदा मौक़िफ़ की एक बार फिर तायीद हुई है। मुश्तरका एलामिया में ये कहा गया है कि खुद सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान अपने फैसलों में वन मैन शो मुतासिबाना व आमिराना तर्ज अमल और मखसूस बेंचों की तश्कील पर एतराज़ात का बरमला इजहार कर चुके हैं। 8 रुकनी मुतनाज़ा बेंच की तश्कील से अदालत उज़्मा के इन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के फैसलों में बयान करदा जो हक़ाइक़ हैं मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आ चुके हैं। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान एक वफाक है। इस हकीकत को नज़रअंदाज करके दोनों छोटे सूबों यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई भी जज बेंच में शामिल न करना भी अफसोसनाक है। बयान में ये भी कहा गया है कि हुक्मरान जमातें इस इक़दाम को पार्लिमान और इसके इख्तियार पर शब खून करार देती हैं, जिसकी भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। इंतहाई उजलत में मुतनाज़ा बेंच की तश्कील और इस बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करने से ही नीयत और इरादे के अलावा आने वाले फैसले का भी वाज़ेह इजहार हो जाता है, जो अफसोसनाक और अदल इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। मुश्तरका इलामिया के जो एक और पॉइंट है उसमें यह कहा गया है, उसमें यह वाज़ेह किया गया है कि अदालत उज़्मा के इक़दाम और मुतनाज़ा बेंच की तश्कील पर पाकिस्तान की बार कौंसल्स का बयान इस अमर का वाज़ेह सबूत है कि ये इक़दाम न सिर्फ अदल इंसाफ के मुनाफी है बल्कि मुरव्वजा अदालती तरीक़ाकार और मुतय्यन असूलों के भी सरीहन बरअक्स है। मुश्तरका बयान में ये भी वाज़ेह किया गया है कि 12 अक्टूबर 2019 को लाहौर में आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने करारदाद मंजूर करके पार्लिमान से मुतालबा किया था कि ये कानून मंजूर किया जाए। मुल्क भर की वकला बरादरी के इस मुतालबे पर अमल करते हुए पार्लिमान ने मुतालिका कानून मंजूर किया। जो मुश्तरका बयान है उसके आखिरी जो पॉइंट उसमें ये भी वाज़ेह किया गया है कि पार्लिमान का इख्तियार छीनने और इसके दस्तूरी दायराकार में मुदाखलत की हर कोशिश की भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। आईन और पाकिस्तान की रोशनी में पार्लिमान के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी रियाज बरकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
आपको बताएं अहम खबर से कि हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 से मुतालिक जो बेंच है उससे मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि इस नौयत का इकदाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने और इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। आपको बताएं कि ये बेंच बताते खुद सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल नजब ने छोटा सा टीजर दिया था कि हम बात करेंगे जहनी सेहत के हवाले से, और अगर आप जहनी मसाइल का शिकार हैं या इवन नहीं भी हैं, सिर्फ स्ट्रेस है, ज़ाहिर है सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है, तो एक ऐसी सोशल ऐप मुतारिफ कराई गई है जिस पे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। आया आपको हेल्प चाहिए अपने मेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, या फिर आपको सिर्फ लोगों से बात करना है। और समटाइम्स ये होता है कि आपको एक अच्छा लिसनर मिल जाए, आप किसी से अपने तमाम प्रॉब्लम्स शेयर कर लें तो आपकी आधी परेशानी कम हो जाती है, चाहे आपको सोल्यूशन मिले या ना मिले। और दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन होता भी नहीं है, कुछ चीज़ों का ताल्लुक सिर्फ शेयर करने से होता है और उसके बाद चीज़ों को हालात पे छोड़ देना चाहिए, वक्त पे छोड़ देना चाहिए। और कुछ चीज़ों का प्रोसेस आप सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, आप उसको ठीक या गलत नहीं कर सकते, आप उसको कामयाब या नाकाम नहीं बना सकते, वो आपके हाथ में नहीं होता। हर चीज़ आप अपने हाथ से बना नहीं सकते, कुछ चीज़ें आपके लिए बन रही होती हैं, आपको उनका इंतजार करना पड़ता है, सिर्फ एफर्ट्स पुट करनी होती हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी एफर्ट पुट करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, अपने दिल का अहवाल बताएंगे, और बाकी क्या होगा ये हम पूछ लेते हैं। फाउंड हील इसका नाम है और इसको बनाया है एक पाकिस्तानी शख्सियत ने, यूएस बेस्ड कंपनी है, एजुकेशन सारी पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ पर जाके ऐप पर काम शुरू किया और अब दुनिया भर में इस ऐप को फैला रहे हैं। आगे के क्या प्लान्स हैं और किस तरीके से एंड यूज़र को फ़ायदा दे सकती है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है एंटरप्रेन्योर और इस ऐप के बानी जनाब फवाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आसान अल्फाज में ये फाउंड हील है क्या, इसका ये थॉट क्या था, एक इनिशियल थॉट? फाउंड हील जो है इस वक्त दुनिया में 1 बिलियन जो लोग हैं वो अफेक्टेड है मेंटल डिसऑर्डर से, जिसमें 75% लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती, और जो है ये लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी जो हर साल इकोनॉमी को जो लॉस हो रही है $1 ट्रिलियन मेंटल हेल्थ की वजह से, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसकी वजह से लोग अपने जो है मेंटल हेल्थ या सोशल हेल्थ के लिए लोगों के साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो फाउंड हेल्थ जो है वो फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना जो है हेल्थ केयर स्पेस बनाते हो, उसमें आप अपनी कम्युनिटी बनाते हो, जिसमें आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग थॉट्स जो है वो शेयर कर सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें जो है लोग आपको फीडबैक देंगे, सपोर्ट देंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेंटल हेल्थ से ओवरकम कर चुके हैं। क्या साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी इस ऐप पे मौजूद हैं? एग्जैक्टली, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जिस तरह हेल्थ केयर लॉन्च है। हेल्थ केयर लॉन्च जो है जिसमें आप अपना एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, जो लॉन्च जो है वो क्रिएट कर सकते हो, जिसमें जो है आप बहुत सारे लोग आपको ज्वाइन कर सकते हैं, साइकोट्रिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये डॉक्टर्स भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें दुनिया भर के डॉक्टर या साइकोट्रिस्ट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इसके टोटल यही फीचर्स हैं, इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा और भी फीचर है जिसमें हेल्थ केयर इनोवेशंस होते हैं, जितनी भी दुनिया भर के हेल्थ केयर इनोवेशंस होते हैं, या आपका कोई रिसर्च होता है या आप अपनी कोई नई इन्वेंशन हेल्थ में कर रहे हो, वो यहाँ पे आप पब्लिश भी कर सकते हो, और बहुत सारे जो इनोवेशंस होते हैं वो इस ऐप में होंगे। Is it free by all means? Exactly, it is totally free। और इसमें एक और फीचर है हेल्थ केयर इवेंट्स, जिसमें आप जितनी भी इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो वर्चुअली भी, और जितनी भी फिजिकल इवेंट्स होते हैं वो वहाँ पे लिस्ट होंगे, उसमें आप जो है वर्चुअली भी अटेंड कर सकते हो और फिजिकली भी इसको अटेंड कर सकते हो। सो इट्स काइंड ऑफ मैं आपको इस तरीके से अगर देखूं, हर किसी को मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, हर किसी को चाहिए कि कोई लिसनर हो। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, लेकिन इसको पॉसिबल बनाने के लिए
पाकिस्तान में अगर हम देखें ना तो ऐसी चीज़ें बोरिंग समझी जाती हैं। एग्जैक्टली सो उसमें क्या एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रखा गया है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ आएंगे और उसको ज्वाइन करेंगे? क्योंकि इस वक्त लोग स्ट्रेस रिलीज करने के लिए सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, वहाँ पर रील्स देखकर या किसी तरीके से कॉमिक कंटेंट देखने अपना स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। Exactly. लेकिन आप उस ऐप पे जाएंगे लोगों के दुख दर्द को सुनने के लिए और अपने दुख दर्द शेयर करने के लिए। सो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग थिंग। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इसके ऊपर, ताकि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। ना सिर्फ मेंटल हेल्थ के अलावा उसमें आप जो है अपनी फिजिकल जो आपकी हेल्थ है उसके बारे में भी आप लोगों के साथ, जिस तरह आपको कोई मसला होता है, इसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेंगे। एक वाहिद प्लेटफॉर्म होगा जिसमें जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या इन्फॉर्मेशन होंगे इस ऐप पे आपको मिलेंगे। फवाद, इस ऐप को बनाने के पीछे थॉट क्या थी? आपने क्यों सोचा या इसकी ज़रूरत क्या थी एप्लीकेशन की? देखो, सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है, जिसमें काफ़ी जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हर एक अपने डोमेन में, जिस तरह आप लिंक्डइन को देख लो, उधर भी किसी न किसी से लोग अपना स्ट्रेस शेयर कर ही लेते हैं बंदा ढूंढ के वैसे। लेकिन एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जिस पे आप जिसको आपको मेंटल हेल्थ के अलावा सारी जो हेल्थ के इश्यूज है वहाँ पे आपको एड्रेस आपको मिलेंगे, जिसमें आप जो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बंदे, आपको साइकोट्रिस्ट ना सिर्फ पाकिस्तान में, आपको पूरी दुनिया के साथ इसको आपको कनेक्ट करा रहे हैं। ठीक है। जिसमें लाइव सेशन होंगे, मेंटल हेल्थ सपोर्ट ग्रुप होंगे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी मसला होता है वहाँ पे आपको एड्रेस हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका में आप मौजूद हैं और अमेरिका में ये कंपनी आपकी बेस करती है, वहीं पर आपने लॉन्चिंग की जी। सो अमेरिका में क्या आउटकम आपको मिला है इसका? अमेरिका जो है, अगर आप यूएस की बात करें, 59% जो लोग हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, तो हर सोसाइटी में हाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो लोग अर्ली अडॉप्ट कर लेते हैं टेक्नोलॉजी को, और उन लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में आइडिया है, तो वो लोग ओपनली इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बाकी दुनिया जो है अभी इसकी तरफ आ रहे हैं। तो ये एक अवेयरनेस। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पे क्या सिर्फ पाकिस्तानी मौजूद है या दुनिया में किसी भी हिस्से पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है? हाँ, दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। ज़हनी सेहत के मसाइल से जो है ना वो रिलेटेड ये सारा कंटेंट है। सो इसको ज्वाइन कैसे करना है, फिर उसके बाद आप इस पर क्या क्या कंटेंट शेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, पिक्टोरल फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में, और क्या क्या पाबंदियाँ हैं इसके ऊपर? ये बेसिकली आप नॉर्मल जिस तरह आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो इस तरीके से फाउंड हील के नाम से एक ऐप है। एग्जैक्टली इसी तरह आप अपनी जो पिक्चर्स है या वीडियोस है या कंटेंट, कोई भी कंटेंट है, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। एक सिंपल यूज़र फ्रेंडली ऐप है ये। सिंपल यूज़र फ्रेंडली ऐप है। अच्छा, मुझे ये भी साथ साथ बताएं कि अभी तक जो आपने मार्केट स्टडी की है, सो मार्केट स्टडी करने के बाद ऑब्वियसली बहुत सारी रिसर्च से पता लगता है कि क्या चीज़ इफ़ेक्टिव है मेंटल हेल्थ को ओवरकम करने के लिए जी। सो उसमें आपने ऐप में सिर्फ और सिर्फ यही फीचर रखा है कि इंटरेक्शन हो लोगों के अंदर। सो क्या इंटरेक्शन से हेल्प होता है? एग्जैक्टली क्योंकि आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों के साथ बात करते हो, आप जो है कम्युनिकेट कैसे आप इतना ओपनली किसी अननोन बंदे से बात कर सकते हैं? ये आप अननोन बंदे से वैसे ओपनली बात हो सकती है, जानने वाले को तो पता है आपको जज करेगा। हाँ, इसमें आप अपनी कम्युनिटी खुद बनाते हो, लोगों को आप खुद चूज कर सकते हो। ऐसे लोग जो आपको मिलेंगे जो कि स्पेसिफिकली हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, तो आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस ऐप पे आपने बताया कि साइकेट्रिस्ट वगैरह भी मौजूद हैं। जब दो लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, स्ट्रेस इश्यूज से गुजर रहा है और उसको कोई डॉक्टर मिल जाता है, अब वो ट्रीटमेंट या जो भी सेशन होना है वो वहीं पे होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए या मिल के होगा? ये ऑनलाइन होगा। इसमें हम एक दूसरा फेज जो है वो भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा है। हम मेटावर्स को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए फाउंड हील मेटावर्स होगी। उसमें क्या होगा कि आप वर्चुअली जो है लोगों के साथ मिलेंगे, साइकोट्रिस्ट के साथ मिलेंगे, डॉक्टर्स के साथ मिलेंगे, एक सपोर्ट ग्रुप होगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक वैसे आपको इसका फीडबैक क्या आ रहा है? लोग क्या जो अभी तक हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं डॉक्टर्स और साइकोट्रिस्ट यूएस में और पाकिस्तान में भी अभी। आपके पास जो साइकोट्रिस्ट या डॉक्टर्स आते हैं, क्या वो आपके पेरोल पे होते हैं या वो भी फ्रीली? ये बेसिकली उनकी भी एक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप एक बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है, उसमें जो है आपकी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बिजनेस को भी बूस्ट मिलता है। आपकी जो हॉस्पिटल्स मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ये वॉलंटरीली करेंगे डॉक्टर्स या वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के सामने रखते हुए उस पे एक फीस भी रख सकते हैं? ये ऑप्शन भी है। अभी जो है वो वॉलंटरीली हो रहा है, बाद में वो अपनी फीस या जो भी सेशन कराते हैं कोई भी
उनका वो होता है। सेम लाइक इंस्टाग्राम, उसके ऊपर जिसके जितने फॉलोअर्स हैं वो उसके हिसाब से स्टोरी के चार्ज करता है, लाइव सेशन के चार्ज करता है, किसी के इशू के ऊपर बात करने के लिए, 1-on-1 इंटरेक्शन के लिए। और अभी ये और इसमें एक हेल्थ केयर जो लॉन्च है वो जब आप क्रिएट करते हो वो पब्लिक या प्राइवेट होता है। जो प्राइवेट होते हैं उस पर जब सेशन होते हैं वो उसमें अपने जो है चार्जेस भी ले सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाएं कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है हमराज, जिस पे साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं। किसी को अगर मेंटल हेल्प चाहिए तो वो उस एप्लीकेशन पे जा सकता है, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है फाउंड हील और हमराज, इन दोनों में फ़र्क फिर क्या हुआ? फाउंड हील जो है ये एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप रैंडमली डॉक्टर्स के अलावा भी लोग मौजूद हैं, जिसमें कोई भी साइकाट्रिस्ट कोई भी बंदा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। जो हमराज है वो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए बनाया, लेकिन उसके अंदर जो है डॉक्टर्स या साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ही रखेंगे हेल्थ और प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। एग्जैक्टली। सो क्या नेक्स्ट आपकी प्लानिंग है इसी ऐप को लेकर? इसका क्या मेटावर्स का वर्जन क्या होगा? मेटावर्स में हम ये करेंगे कि उसमें जो है आप अपनी जो वर्चुअल दुनिया है हम उसको क्रिएट करेंगे और उसमें जो है लोग जो है, क्योंकि अभी आने वाले जो साल है उसमें मेटावर्स की जो अडॉप्शन, जिस तरह फेसबुक ने अभी मेटा अपना जो नाम है वो मेटा पे चेंज किया। एक्चुअली मेटावर्स है क्या? ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और उसमें ये ऐसे फील होता है जिसे हम दोनों, फॉर एग्जांपल मैं यूएस में बैठा हूँ, हम एक कोई सेशन कर रहे हैं तो हम ऐसा फील करेंगे जैसे हम एक्चुअल बैठे हुए हैं। और इसके अंदर आप NFTs के शक्ल में नॉन फंजिबल टोकन जो है वो भी सेल कर सकते हैं। तो अभी जो है रिसेंटली जो मेटावर्स पे जो काम हो रहा है वो फास्ट ट्रैक पे हो रहा है और एडॉप्शन रेट जो है वो कुछ सालों में मेटावर्स जो है वो आम हो जाएगा। और अभी तक अप्रोक्सीमेट कितने लोग इस ऐप पे मौजूद हैं? इस पे अभी क्योंकि हमने रिसेंटली लॉन्च किया तो मोर देन 1000 पीपल जो है अभी रिसेंटली जो है अपने, क्योंकि अभी हमारा जो पायलट फेज था उससे हम निकल के अभी हमने लॉन्च किया तो अब कंप्लीट लॉन्च हो चुका है। एग्जैक्टली। ओके, और ये दोनों तरफ आपको मिल जाएगा एप्पल स्टोर पे भी? एग्जैक्टली, एप्पल और एंड्रॉइड पे। ओके, सो क्या आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस है किस तरीके से जब लोग ज्वाइन करेंगे वो अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे और आगे लोगों के साथ भी जब स्टोरीज शेयर की जाएंगी, सो इसमें आप लोगों का जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है उससे रिलेटेड आपको ये एक बिजनेस पर्पस से अगर मैं बात करूं, क्योंकि यू आर एन एंटरप्रेन्योर, और तो उसमें फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? एग्जैक्टली, क्योंकि आने वाले सालों में जब आप जितनी भी आपकी यूज़र बेस बढ़ता है तो जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उसमें काफ़ी सारी जो फैक्टर्स है वो आते हैं, जिस तरह आप पेड कैंपेन हो गए, जिस तरह आप कोई भी सोशल मीडिया उससे आप अर्न कर सकते हो। उसके अलावा आप हेल्थ केयर लॉन्च जो है उससे आप अर्न कर सकते हो, मेटावर्स से आप अर्न कर सकते हो। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं अर्न करने के लिए। परफेक्ट। लेकिन इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तो इनिशियली आप जो है और ये टोटली आपका आइडिया था? एग्जैक्टली। परफेक्ट। और इसके ऊपर आपने अभी तक काम किया? जी जी। वेल, थैंक यू सो मच फवाद साहब आपके आने के लिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। और जिस तरीके से आप लोगों को ये भी बताना बहुत ज़रूरी था कि मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं बेरोज़गारी की वजह से भी होती है। सो जब अगर आपके पास आपके इर्द गिर्द जो आप चाहते हैं उस तरीके की नौकरी अगर मैसर नहीं है तो फिर आगे बढ़ें और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएँ। और ये मिसाल हमारे सामने मौजूद हैं, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान टू US, और वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड एक ऐप इन्होंने बनाई जिसको अब दुनिया ज्वाइन कर रही है। न्यूज़ ब्रेक की तरफ पढ़ना है, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को सुबह पाकिस्तान के साथ।